नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं मिलन शर्मा। आप अगर प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, हर महीने सैलरी आती है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, लेकिन भविष्य की बचत सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी 15,000 तक सीमित है। आज देश का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड की 15,000 की लिमिट खत्म होने वाली है? और अगर ये सीमा बढ़कर 21,000 हो जाती है तो क्या कर्मचारियों का भविष्य बदलेगा या फिर कंपनी का खर्च बढ़ेगा? आज द रेड माइक पर हम इस फैसले का पूरा बही खाता खोलेंगे। पहले जमीनी हकीकत समझ लीजिए, ईपीएफओ वेज सीलिंग होती क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी है। ईपीएफओ एक नियम पर चलता है, वेज सीलिंग। मतलब जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 रुपए तक है, उसका पीएफ कटना कंपलसरी यानी कि लाजमी होता है। और अगर सैलरी 15,000 से ऊपर हो तो पीएफ ऑप्शनल होता है, कंपनी माने तब और कर्मचारी चाहे तब। और यही 15,000 की लाइन 2014 में खींची गई थी। आज 2026 में हम आ गए हैं। 12 साल एक लंबा टाइम पीरियड होता है। महंगाई बढ़ी है, मिनिमम वेज बढ़ा है, लेकिन पीएफ की सीमा वहीं की वहीं रह गई है। 2014 में ईपीएफओ वेज सीलिंग 15,000, 2026 कोई बदलाव नहीं। इस दौरान महंगाई भी बढ़ी, न्यूनतम वेतन भी बढ़ा और सैलरी स्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट में हमने जो पिटिशन डाली है उसमें हमने ये मांग रखी है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट कम स्कीम के तहत निर्धारित जो वेतन सीमा है, जो कि पिछले 11 साल से बढ़ाई नहीं गई है, उसमें अर्जेंट संशोधन लाने की ज़रूरत है। 2014 में लास्ट इसका संशोधन हुआ था जब वो 6500 से 15,000 लाई गई थी। और ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई प्रदेशों में भारत में इस वक्त न्यूनतम आय जो कि मिनिमम वेजेस हैं वो भी 15,000 से ऊपर है। तो 15,000 से सिर्फ अगर एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम में, वो है कि कोई भी अगर 15,000 से ऊपर कमाता है तो वो ईपीएफ फंड स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता है। तो इसमें ज़रूरी है कि जो सबसे निचला तबका है, जो कि लाखों करोड़ों लोग हैं, जो 15,000 से ऊपर आ गई है उनकी आय, पर अब वो ईपीएफ स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें संशोधन लाया जाए और इसकी जो वेज सीलिंग है वो इंक्रीज़ करी जाए। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सरकार 4 महीने में फैसला ले। कोर्ट ने सीधा सवाल किया है कि जब कई राज्यों में अनरजिस्टर्ड यानी कि अनलिस्टेड मजदूर भी 15,000 से ज्यादा कमा रहा है, तो वो पीएफ से बाहर क्यों रहना चाहेगा? याचिका में एक बात बहुत अहम कही गई है। पिछले 70 सालों में पीएफ की वेज लिमिट कभी 13-14 साल बाद बदली गई और कभी बिना महंगाई देखे भी बदली गई। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ईपीएफओ के साथ करीब 7 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी पीएफ में पैसा जमा कर रहे हैं और कुल मिलाकर लगभग 32 करोड़ पीएफ खाते मौजूद हैं। अगर सैलरी की लिमिट बढ़ाई जाती है तो इससे और ज्यादा लोग अपने आप पीएफ के दायरे में आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि पीएफ में जमा होने वाला पैसा बढ़ेगा और लोगों की रिटायरमेंट की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होगी। अब 21,000 के साथ 30,000 की चर्चा क्यों हो रही है? कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सीमा कम से कम 21,000 हो। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सरकार 25 से 30,000 तक भी सोच रही है, लेकिन फिलहाल पॉलिसी टेबल पर सबसे प्रैक्टिकल नंबर 21,000 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आज ये आंकड़ा कई राज्यों का औसत मिनिमम वेज बन चुका है। वर्तमान सिस्टम में 15,000 तक पीएफ अनिवार्य होता है। 15,001 से ज़्यादा अगर सैलरी हो तो पीएफ वैकल्पिक होता है। अगर सीमा 21,000 होती है तो 21,000 तक पीएफ अनिवार्य होगा और लाखों नए कर्मचारी ऑटोमेटिक कवरेज के अंडर आ जाएंगे। अब कर्मचारियों की भाषा में बात करेंगे। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है। आज पीएफ नहीं कटता, कल सीमा बढ़ाई जाएगी तो पीएफ कटने लगेगा। क्या बदल जाएगा? एक तो आपकी टेक होम इनकम जो है सैलरी घटेगी, 12% कर्मचारी का योगदान सीधे पीएफ में, लेकिन रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड होगा, सुरक्षित भविष्य होगा, टैक्स एफिशिएंसी होगी, ईपीएफ या ईईई स्टेटस
निवेश, ब्याज, निकासी सब टैक्स फ्री होगा। यानी आज थोड़ी कम सैलरी और कल ज्यादा सुरक्षित रिटायरमेंट। इंडिया में एक ऐसा फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कि ईपीएफ। अब ये ईपीएफ क्या है, ये किसके लिए है और इसमें कितना कंट्रीब्यूशन जाता है? तो ये ईपीएफ बेसिकली एक सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह सा पेंशन फंड आप कह सकते हैं। और इस पेंशन फंड में या सेविंग्स फंड में हर महीने वो एम्प्लॉयज़ जिनकी इनकम 15,000 से कम है उन्हें ईपीएफ में रजिस्टर करना मैंडेटरी है, और 12% उनको अपना जो 15,000 का अमाउंट है 12% वो ईपीएफ अकाउंट में डालना भी मैंडेटरी है। इसी 12% को एम्प्लॉयर को भी मैचिंग एक कंट्रीब्यूशन डालना होता है ईपीएफ फंड में, और उसमें से अराउंड 3 से 4% जाता है आपके ईपीएफ में डायरेक्टली, और बाकी 8% जाता है एक पेंशन फंड में ईपीएस अकाउंट में। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि जो लो इनकम लोग हैं उनकी जो इनकम है, उनकी जो आय है, वो एक तरह से सप्लीमेंट हो जाती है, और एम्प्लॉयर को भी उनके सेविंग्स में और उनके पेंशन में कंट्रीब्यूट करना होता है। अब यहाँ पर जो प्रस्ताव रखा गया है, जनवरी 2014 तक एक्चुअली ये जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन था और ईपीएफ का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था, उसकी सीलिंग 6500 यानी कि 6,500 रुपये पर महीने की थी। अब फिर वो उसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया, और अब फिर से गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि इसे 21,000 से 30,000 के ब्रैकेट में अगेन इसकी सीलिंग रेज कर दी जाए। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि इस स्थिति में करना क्या चाहिए? क्या इस पेंशन फंड के अमाउंट को इंक्रीज़ करना चाहिए? क्या इस सीलिंग को रेज करना चाहिए? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एक प्रस्ताव कंसिडर कर सकती है, जो कि अभी तक मुझे श्योर नहीं है कि वो कर रहे हैं या नहीं, लेकिन प्रस्ताव जो भी कंसिडर करा जा सकता है वो ये है कि चाहे आप अगर सीलिंग बढ़ा दें, आप ये भी कर सकते हैं कि आप हायर सीलिंग के लिए, जैसे अगर 20,000 to 30,000 का ब्रैकेट है, उसके लिए कंट्रीब्यूशन कम करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं कि एम्प्लॉय को सिर्फ 10% डालना होगा और एम्प्लॉयर भी 10% डालेगा, यानी कि मतलब इंस्टेड ऑफ 12%। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। इससे टेक होम पे उतनी इम्पैक्ट नहीं होगी, लेकिन एट द सेम टाइम उनको एक फ्यूचर का बेनिफिट हो जाएगा, सेविंग का बेनिफिट हो जाएगा, जो कि एम्प्लॉयर्स अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। पीएफ सिर्फ बचत नहीं है, इसके साथ आता है ईपीएस पेंशन, ईडीएलआई इंश्योरेंस। लेकिन ध्यान दीजिए, आज ईपीएस और ईडीएलआई 15,000 की सीमा तक ही लागू है। सीमा बढ़ी तो पेंशन बेस बढ़ेगा और इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ेगा। हालांकि 15,000 से ऊपर वाले नए कर्मचारी ईपीएस के दायरे में अभी भी रह सकते हैं, लेकिन ये अब सरकार की पॉलिसी ड्राफ्ट पर निर्भर करेगा। अब बोर्डरूम की भाषा, सीमा बढ़ी मतलब कंपनी का 12% योगदान भी बढ़ेगा। कंपनी पर इसका क्या असर पड़ेगा? वेतन लागत बढ़ेगी, सीटीसी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, खासकर एमएसएमई और स्टार्टअप्स पर दबाव पड़ेगा, और इसीलिए एम्प्लॉयर लॉबी की पुरानी मांग है, अगर सीमा बढ़े तो योगदान पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। जब हम कर्मचारी बनाम कंपनी की बात करेंगे तो असर का बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिखाई देगा। टेक होम घटेगा, पीएफ कॉर्पस बढ़ेगा, लागत भी बढ़ेगी, और लॉन्ग टर्म सुरक्षित भविष्य और स्टेबल वर्कफोर्स दिखाई देगी। अब बड़ी तस्वीर समझ लीजिए। नए लेबर कोड का साफ कहना है बेसिक सैलरी कम से कम 50% होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पीएफ से बचने के पुराने जो जुगाड़ हैं अब ज्यादा नहीं चल पाएंगे। यानी अगर वेज सीलिंग बढ़ी और लेबर कोड लागू हुआ तो पीएफ कवरेज अपने आप बढ़ जाएगा। यानी सिस्टम धीरे धीरे डिस्कशन से अब डिसिप्लिन की ओर बढ़ता जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या चुनेगी। अब सवाल सीधा है, क्या सरकार 15,000 की दीवार गिराएगी या फैसला फिर टल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन चल रही है, 4 महीने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये सिर्फ पीएफ का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कामकाजी भारत के भविष्य की नींव। जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो फोर्स्ड लेबर है, जो फोर्स लेबर कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ईपीएफ मिलेगा। तो ये ईपीएफ का जो वेज सीलिंग है, इसको तुरंत सरकार को बढ़ाना चाहिए।
21,000 जो बाकी सोशल सिक्योरिटीज है 21,000 पर मंथ, वो वेज सीलिंग भी कम है। ये 21,000 भी ज्यादातर सेमी स्किल्ड या स्किल्ड और बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर के लिए मिनिमम वेज के रेट से कम है। ईपीएफओ के बारे में जो दूसरा सच्चाई है वो ये है कि देश के ज्यादातर टोटल इनफॉर्मल जो वर्कफोर्स है लगभग 98% उनको ईपीएफओ का राइट नहीं है। हम लोग खुद जो ट्रेड यूनियन का काम करते हैं, मैं खुद एआईसीसीटीयू से हूँ, हम लोग जब अलग अलग जगह यूनियनाइज करने हम जाते हैं तब हम देखते हैं मिनिमम वेज से लेके पीएफ कोई भी अधिकार मजदूरों को प्राप्त नहीं है। लेकिन यूनियन अगर किसी तरीके का गतिविधि करता है, ऑर्गेनाइज करता है, तब एटलीस्ट लीगली हम लोग मिनिमम वेजेस, पीएफ और बाकी जो सोशल सिक्योरिटीज है वो मांग पाते हैं। लेकिन हमारे लिए आज ये दिक्कत है कि हम पीएफ जैसा एक चीज ज्यादातर मजदूरों के लिए आज मांग ही नहीं पाएंगे। जिनको मिल गया, जो नए मजदूर है जिनको अभी तक पीएफ के दायरे में नहीं लाया गया है, आज यूनियन भी लीगली वो काम नहीं कर पाएगा। और आज देश का जो स्थिति हम लोगों को पता है कि यूनियन किसी भी जगह, किसी भी संस्थान में जब अनऑर्गेनाइज लेबर को, जब कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को ऑर्गेनाइज करने जाता है और जब ये अधिकार वो मांगने जाता है, तब उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। द रेड माइक पर हम इस फैसले पर पूरी नजर रखेंगे, क्योंकि ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, आपका भविष्य भी है।